मेरा जो विषय है आप सब लोगों को बताया गया होगा कि कैसे ग्राम विकास को, रूरल डेवलपमेंट को, हाउ डू वी इंटीग्रेट विथ वेरियस अदर थिंग्स सो दैट वी रीजनरेट रूरल डेवलपमेंट। हम ग्रामीण क्षेत्र को कैसे विकसित करें, और विकास मतलब केवल मैं लक्ष्य या उससे कितना धन प्राप्त किए उससे नहीं कहूंगा। आप सब लोग समझदार हो, कई सालों से आप लोग ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे हो। मैं आप सब लोगों का सर्वप्रथम स्वागत करूंगा जो बहुत दूर ग्रामीण अंचलों से आए हैं, फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री। यू आर द एक्चुअल आईज एंड ईयर्स, जो आप लोग वहां पे धरती पे काम कर रहे हो। हम लोग तो दिल्ली में योजनाएं बनाते हैं, आप लोगों से संवाद करते हैं, आप लोगों के समस्याओं को, सुझावों को समझते हैं और फिर उसके अनुसार नीति बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं हम लोग सफल होते हैं, शायद कहीं असफल भी होते हैं, और ये सिलसिला चला आ रहा है। मैंने भी आप लोगों के साथ काम शुरू किया था 1989 में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में, ग्रामों में, और वहां से मैं ग्राम विकास और ग्रामीण अंचल की समस्याओं को समझा हूं। आई हैव ट्राइड टू लर्न, ट्राइड टू assimilate the problems. You have a major role to play, and after the 73rd and 74th amendment, we all have realized that rural Panchayati Raj institutions and now Bharat Nirman volunteers have a major role to play, and to actually implement the schemes of Government of India through the state governments, or at times through various agencies directly. We have too many agencies working to help you, including multilateral and UNDP and some such organizations. मेरे हिसाब से जब हम लोग नौकरी में आए थे आज से 23 साल पहले, तो ग्राम विकास में सबसे पहला जोर होता था कि कम से कम एक फेयर वेदर रोड ग्राम में ले जाए, a rural road which can take care of our transportation। जो आपके उत्पाद होते हैं, सब्जी, भाजी, साग, वेजिटेबल्स, प्रोड्यूस, वो सब, दूध, उसको साल 365 दिन आप शहर तक ले जा पाए, या प्रोसेसिंग सेंटर तक ले जा पाए, या मार्केट तक ले जा पाए। लेकिन अब जो है, हम जब रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सड़कें बहुत ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच गया है, तो और बहुत सारी चीजें जिन पर हमें ध्यान देना है। मेरे हिसाब से केवल रूरल रोड्स या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ही रूरल डेवलपमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। मेरे पूर्व वक्ता उन्होंने भी ये बात बहुत अच्छे से कही है, और मुझे आशा है कि पूर्व में 2 दिनों में भी आपको और लोगों ने कहा होगा। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब साथ में लेके चलना होगा। और एक अच्छा उदाहरण अभी दे रहे थे कई सक्सेस स्टोरीज का। मैं खुद एक ग्राम प्रधान से बहुत अच्छा सीखा हूं। आगरा जनपद की बात है, मैं वहां पे मुख्य विकास अधिकारी था, इंचार्ज ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक भारत सरकार की टीम आने वाली थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि कहां ले जाए। तो मेरे अधिकारियों ने कहा कि सर वो प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, वहां ले चलते हैं। और एक दिन पहले हम लोग जैसे होता है तैयारी करने गए, उस प्रधान से हमने सीखा कि प्लानिंग कैसे की जानी चाहिए। हम लोग वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी अधिकारी करते रहते हैं प्लानिंग, लेकिन उसका बड़ा सिंपल सा था, जो उदाहरण मैं आज आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। और कई लोग शायद कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे वो इस पर विचार कर सकते हैं। मैं जब गया तो उन्होंने अपने घर पहले बिठाया और बोला, सर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं अपने गांव के लिए। और उसने एक साधारण 1 स्क्वायर मीटर कपड़ा, सफेद 1 मीटर बाय 1 मीटर का कपड़ा मेरे सामने खोल के रख दिया। उसपे उसने अपने ग्राम की चौहद्दी बनाई, अपना एरिया बनाई। ही डिमार्केटेड हिज विलेज ऑन दैट प्लेन पीस ऑफ क्लॉथ, एंड ऑन दैट ही हैड पुट एवरीथिंग। वेयर इज द स्कूल, वेयर इज द ड्रेनेज, व्हाट इज दैट, वेयर आर द रोड्स, एंड इन दैट he had also planned that this is my road which is okay, now here I had to extend it to up to this village or this point or this locality of the village। क्योंकि गांव में भी मोहल्ले होते हैं, तो किस मोहल्ले तक उसके बन गए था और किस मोहल्ले तक उसको बनाना था,
and he had planned it for the next 5 years. This year I'll take up to this mohalla and then I'll take it up to this mohalla. उसके साथ साथ उसने और चीजों पर भी पूरा अपना नियोजन एक साधारण कपड़े पर किया हुआ था और उसने फेजिंग भी किया था कि मेरे पास साल इस साल, उस जमाने में GRY हुआ करता था कि मेरे पास इस साल इतना पैसा आएगा तो मैं ये काम करूंगा, इतने इंदिरा आवास बनाऊंगा, इतना ये करूंगा, इतना ये करूंगा, उसके बाद अगले साल मैं ये करूंगा, अगले साल मैं ये करूंगा. तो दिस इज हाउ रादर planning process should come from bottom. That becomes very useful and much more meaningful and much more implementable. But unfortunately कभी हम नीचे से प्लानिंग का लेते हैं, कभी ऊपर से प्लान प्रोसेस को देते हैं, तो उसमें कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. इस पर कई इसमें चर्चा हुआ, आज पिछले 2-3 दिन से आप लोगों ने भी किया होगा. हम लोगों को ना पैसे, कोई भी अच्छा काम अगर आप करना चाहे, एनी गुड वर्क you want to do, friends, I can assure you with all humility at my command, पूरी विनम्रता के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो पैसे का कमी कभी आपको नहीं होगी. केवल आपको जानकारी होना चाहिए कि किस योजना को आप किस प्रकार चलाएंगे और उसके लिए धन के स्रोत कहां से है. भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई मंत्रालय काम कर रहे हैं. तो आपको पता होना चाहिए और कैसे आप ये करते कि उस धन को आप जोड़े. हाउ डू यू डवटेल दोज फंड्स टू क्रिएट अ प्रॉपर डेवलपमेंट मॉडल फॉर योर विलेज. दैट यू हैव टू वर्क आउट. यू हैव फंड्स फ्रॉम मनरेगा, you have departmental funds. Now how do you dovetail it to create a very good infrastructure for your village? This you have to think about it. If you are thinking, my topic today is how do you regenerate. Now if you think only rural development funds and programs will help you to make a rural village or a rural community happy, I am sorry, it is not possible. Or only Panchayati Raj funds would be sufficient and programs would be sufficient? No. Agriculture itself will help you? No. So you have to bring all these programs together. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम विकास की योजनाओं को, कृषि की योजनाओं को, स्वास्थ्य की योजनाओं को, पशुपालन विभाग की योजनाओं को आपको लाना होगा. मैं क्योंकि पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग से आता हूं, इसलिए मैं अब आपसे उसके बारे में बात करूंगा कि आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जिसके कारण आप लोग लाभ नहीं ले पा रहे. मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप कृषि विकास की बात सोच रहे हैं तो कृषि विकास बिना पशुपालन विकास के नहीं हो सकता, न संभव है. और मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, मैं ये कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं बोलने जा रहा हूं. आज से 50 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, 2-3 पीढ़ी पूर्व, वो लोग भी जो कृषि कार्य को समझते थे, उसमें पशुपालन को एक अहम अंग समझ के करते थे. एग्रीकल्चर नेवर इन इंडिया वॉज डिवॉइड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर वॉज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री. बैल होते थे, गाय होते थे, उनका गोबर होता था, वही मैन्योर में जाता था और इस प्रकार कार्य पूरा चलता था. बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, लेकिन ट्रैक्टर और मशीन्स आने के कारण कहीं पर हम दिग्भ्रमित हो गए या भटक गए. समवेयर वी गॉट लॉस्ट इन दैट in the name of development. Development doesn't only mean mechanization. Therefore, what we are saying कि animal husbandry is complementary to agricultural development, which is very, very focused to rural development, which is very, very centered to rural development. कोई भी ग्राम विकास हम नहीं सोच सकते जहां पे बहुत खुशहाल कृषक न हो या किसान न हो. और किसान का जब हम बात करते हैं तो हम पशुपालक और किसान सबको एक रूप से देखते हैं. अगर आप 4 से 5%, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आंकड़े होते ही बड़ा बोझिल हो जाता है माहौल, लेकिन थोड़े आंकड़े मैं बताऊंगा. अगर हम 4 से 5%
कृषि विकास का जीडीपी जो हम कहते हैं करना चाहेंगे तो आपको एनिमल हस्बेंड्री में 13 से 14% उसका कंट्रीब्यूशन देना होगा, तब जाके भारत के विकास में जो हम जीडीपी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स खास करके वो हम कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी योजनाएं हैं। एक है जैसे आपके गौचर होते हैं, आपके यहाँ जानवर है लेकिन आज गौचर खत्म हो गए, ग्रासलैंड्स खत्म हो गए हैं। नाउ देयर आर स्कीम्स फॉर विच यू कैन टेक सीड्स फॉर ग्रासलैंड डेवलपमेंट। अपने गांव के जितने गौचर है, जो हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान और ऐसे महानुभाव आए हैं या भारत निर्माण के वॉलंटियर्स आए हैं, ये सब को जाकर बताना चाहिए कि कैसे कैसे इन योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं। पिछले वर्ष जो मनरेगा का अमेंडमेंट हुआ, जिसमें और क्या क्या कार्य ले सकते हैं, मेरे मित्र या संयुक्त सचिव नितिन यहाँ पे है जो 3 दिन से कार्यक्रम को चला रहे हैं, उसमें एक अच्छा कंपोनेंट डाला है अजोला चारा के लिए, जो हम जिसमें चारा खिलाते हैं हरा चारा वगैरह, उसका ट्रफ, ये सब चीजें अब मनरेगा में आ गया है। तो आपको कहीं मनरेगा से कोई चीजें लेना होगा या ग्राम विकास की योजनाओं से लेना होगा, इंदिरा आवास आपको लेना होगा, और साथ ही साथ बाकी चीजों से आपको अपने किसानों की खुशहाली देखनी होगी। फॉर्डर डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, मैं योजनाओं की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतनी योजनाएं कि अगर मैं सब बताना चलूं तो अगले 3 दिन का एक और कार्यशाला करना होगा, तो मैं केवल आपको कार्यक्रमों के नाम बताता चलूंगा। अगला है आपके जो जानवर है उनको, उनका इंश्योरेंस, उनको सुरक्षित रखना। तीसरा है पोल्ट्री, ग्रामीण कुक्कुट योजनाएं हमारी है जिसको हम लोग रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, तो उसको आप कैसे रखोगे, कैसे लोगे। उसमें भारत सरकार निशुल्क आपको, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको 45 कुक्कुट निशुल्क देती है, जिससे वो अपने यहाँ उसका पालन करे, कुछ उससे उसका घर के लिए भी उसको लाभ हो अंडा और उसके रूप में, और वो मार्केट में उसका सरप्लस को बेच के उसका भी लाभ ले। इस प्रकार की योजनाएं हैं और ये सब आपके जो जिले में जिला पशु चिकित्सक अधिकारी होता है उसके माध्यम से चलाया जाता है। और हर जिले में भारतवर्ष में एवरीवेयर इन द कंट्री यू हैव अ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर, and this district veterinary officer is in charge of running all these programs and he'll give you all these details. उसके बाद कई क्षेत्रों में मैं देख रहा हूं, खास करके क्लाइमेट चेंज, हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन होने जा रहा है, उसके कारण जो बड़े जानवर है, दुधारू पशु है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है लेकिन जो छोटे जानवर है, खास करके भेड़ बकरी और उस प्रकार के, उन पर उसका उतना असर नहीं आएगा। तो जो भविष्य है भेड़ बकरी चालकों का, हमारे भेड़ पालकों का, उनका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि इन पर उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का असर नहीं होता है। आप लोग उसको भी ले सकते हैं। बैंक के थ्रू ये योजनाएं चल रही है, नाबार्ड के थ्रू ये योजना हम लोग चलाते हैं, किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर आप इसको ले सकते हैं। सामान्य जाति के लिए करीब करीब हर कार्यक्रम में 25% अनुदान है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज 33.33 एंड फॉर SC ST कैटेगरी के जो हमारे लाभार्थी है उनके लिए भी 33.33% अनुदान है। कुछ मामलों में 50% तक भी अनुदान है, कुछ मामलों में ज्यादा भी है। जैसे चारा का जो हाथ से चारा काटने का जो मशीन है उस पर हम लोग 75% अनुदान देते हैं, तो किसान को केवल 1,200 रुपए देना होता है और 3,750 रुपया भारत सरकार देती है। तो इस प्रकार कहीं कहीं 75% भी है, लेकिन न्यूनतम 25% है बकरी पालन के लिए, भेड़ पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए। इसके साथ साथ दुग्ध का है, मछली का है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग चला रहे हैं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो आयाम है उसको हम बहुत वृहद करने जा रहे हैं। We are putting it in a mission mode. Now you all understand, when you put it in a mission mode, there is a lot of flexibility to the state governments to run these programs, and you can avail the benefit of all these things. साथ साथ जो हम लोग सामान्य ग्राम विकास में करते हैं कि सैनिटेशन, सफाई, स्वास्थ्य, उसी प्रकार
पशु के लिए भी ये सब चीजें आवश्यक है, केवल मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा एक चीज ध्यान में रखिए कि मनुष्य का स्वास्थ्य और पशु का स्वास्थ्य के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। अब पूरा विश्व जो है वन हेल्थ की तरफ जा रहा है, एक स्वास्थ्य, क्योंकि कई बीमारियां पशु से इंसान में आता है और इंसान से पशु में जाता है, जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसीलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पंचायती राज के प्रोग्राम्स है, सैनिटेशन का, क्लीनलीनेस का, ये बहुत जरूरी है, बोथ फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर ह्यूमंस। और अगर आपके पशु में बीमारी आएगी, आप में आएगा। कई दुग्ध पालक जानते होंगे कि अगर पशु के अडर में अगर कुछ बीमारी आ जाती है तो जब वो दुग्ध धोते हैं तो उनके हाथ में भी वो बीमारी आ जाती है और उस पर महिलाओं में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी महिलाओं में, बहनों में, माताओं में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फिर वो परिवार में एक से एक वो लगने लगता है, तो संक्रामक है। तो मेहरबानी करके पशु का स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना हम मनुष्य स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। मैं आखिरी कुछ बातें बोलूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के कुछ बातें सुनना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रमों में भारत में कृषि हो या पशुपालन हो, महिलाओं का बहुत अहम रोल है। मैं यहां तक कहूंगा कि जितना हमारा बैकयार्ड ऑपरेशन है, पीछे पिछवाड़े में जो कार्य होता है, जैसे पशु पल रहा है, गाय पल रहा है, जानवर पल रहा है, इस सब में अधिकांश मैंने खुद स्वयं देखा है, महिलाएं होती है जो चारा डालती है, ध्यान रखती है, और कुछ काम मर्द लोग करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। सम थिंग्स आर डन बाय मेन, but majority of rural backyard operations are done by women. Therefore, what we have said that our target beneficiaries should be in each program 30% should be minimum women target beneficiaries. हम चाहेंगे कि इन सभी जो घर के पिछवाड़े के कार्य हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये सब जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उसमें 30% महिलाएं हों और न्यूनतम, ज्यादा भी हो सकती है, उत्तर पूर्वी और उत्तराखंड और पहाड़ी इसमें बहुत ज्यादा भी होती है, उसमें कोई रोक नहीं है। मैं, क्योंकि इस समय अभाव है और इसके पहले कि मुझे लाल झंडी दिखा दी जाती है, मैं स्वयं यहां से आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये संवाद आप लोगों के साथ जारी रखना चाहूंगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आई hold my speech here today, but that does not mean that I'll discontinue the dialogue with you. I would love to have a dialogue with you on a continuous basis, whether from this platform or from some other platform. संवाद को मैं आपके साथ बनाए रखूंगा। वाणी को आज मैं विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और ग्राम विकास मंत्रालय का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।